के खास कार्यक्रम जो गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का पावर सेंटर। इस सप्ताह का पावर सेंटर पुलिस की तमाम खबरों से भरा पड़ा है, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करेंगे देवरिया से, जहां के एक इंस्पेक्टर ने अपनी अय्यासी के चलते माँ बेटी को इंसाफ देने के बजाय उनके जिस्म का सौदा करना चाहा। भीषमपाल सिंह यादव एटा का रहने वाला इंस्पेक्टर देवरिया में भटनी थाने में तैनात है और वहां पर उसने जो पीड़ित आते थे, एक माँ बेटी जिनकी ज़मीन का विवाद था, उनको इंसाफ देने के बजाय उनके सामने अश्लील हरकत की। देवरिया के एसपी श्रीपति मिश्रा ने कुछ दिन पहले ही उन्हें तैनात किया था और श्रीपति मिश्रा के बारे में सब जानते हैं कि बिना हाथ गर्म हुए वो कोई काम करते नहीं। तो उन्होंने एक यादव को इंस्पेक्टर बनाया इसीलिए, लेकिन यादव जी थाने पे वसूली करने के साथ साथ दूसरे कुछ भी काम करते थे। दिन दहाड़े फरियादी के सामने इस तरह से अश्लील हरकत करना। आज का ज़माना मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है। बड़े चाहे कमज़ोर पड़ जाएं, लेकिन बच्चे बहुत तेज हैं और ख़ास तौर से मोबाइल के मामले में वो मास्टर हैं। बेटी ने इंस्पेक्टर साहब की इस काली करतूत को, पुलिस महकमे को शर्मसार कर देने वाली इस करतूत को वीडियो में कैद कर लिया। वीडियो वायरल हुआ तो श्रीपति मिश्रा का पसीना छूटने लगा। एसपी साहब ने किसी तरह आनन फानन में कहा हम कार्रवाई करेंगे, उसी थाने मुकदमा दर्ज हुआ और भीषमपाल फरार हो गया। फरार हुआ तो उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया और अगले दिन पूरी नाक लगाकर उन्होंने एसपी साहब ने उसको बस्ती से बताया गिरफ्तार कर लिया गया। भीषमपाल को पुलिस महकमे से बर्खास्त भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस लोगों को ऐसे काम के लिए दंड देती है, वो खुद ऐसे आरोपों में सलाखों के पीछे थाने में और जेल में पहुंच गई है। तो क्या ऐसे थानेदारों के चरित्र के बारे में हमारे अधिकारियों को जानकारी नहीं रहती? क्या एसपी साहब उन्हें थाना अध्यक्ष बनाते समय उनकी सर्विस बुक नहीं देखते कि वो कहां कहां पर थाना अध्यक्ष रहा है और उसका आचरण कैसा रहा है? लेकिन बताते हैं कि जो नीले जो गुलाबी रंग की चमक है, उसके आगे आंखें चौंधिया जाती हैं। और शायद वही वजह है कि ऐसे दागी लोग, ऐसे मानसिक रूप से गंदे लोग थाना अध्यक्ष बनने में कामयाब हो जाते हैं, इंस्पेक्टर बनने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्या पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कहते हैं कि भांग की सब्जी खा के आए हो आज क्या? तो ये कहावत चरितार्थ हुई है कन्नौज के मियाँगंज कस्बे में, जहाँ एक आदमी सब्जी की दुकान पर सब्जी लेने गया था और मेथी की जगह दुकानदार ने उसको गांजा दे दिया। गांजे की सब्जी खाकर पूरा घर बेहोश हो गया और उसका सरकारी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। दुकानदार फरार है। घटना हुई कैसे? सुर्खियां बनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाकायदा इस पर ट्वीट किया। व्यंग्यात्मक था, नाम बदले को लेकर कि सरकार ने मेथी का नाम अब गांजा कहीं ना रख दे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जी की दुकान पे गांजा आया कैसे, ये पुलिस उसकी जांच करे। मियाँगंज के एक बुजुर्ग थे, वो गए थे सब्जी लेने और उन्होंने सब दुकानदार से कहा कि हमको मेथी दे दो। मेथी दुकान पर थी नहीं, तो उसने पैकेट पकड़ा दिया। दुकानदार ने कहा कि ये मेथी सूखी मेथी है, घर में इसको ले जाओ, पानी में भिगो देना और उसके बाद इसकी सब्जी बना लेना, बढ़िया साग बन जाएगा। अब जब साग बनने लगा तो चूँकि सूखा था गांजा, उतना महका नहीं, पानी वानी भी पड़ गया, तो लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जब पूरा घर खा लिया सब्जी, तब पता चला कि बेहोश नशे में आ गए। अब छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक पूरा घर लेट गया। सबको ले जाया गया, अस्पताल भर्ती कराया गया।
बड़े मुश्किल से सबको होश हवास आया, कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन घर वाले इतना डर गए इससे कि उन्होंने बाकायदा फिर पंडित जी को बुलवाया और घर में कथा कराई कि सबके आत्मा की शुद्धि हो, सबका मन शांत हो। तो हमारे समाज में कितनी विचित्र विचित्र कारनामे होते हैं, ये सब भी एक से एक आपके सामने हम लाते हैं। चूँकि मामला कन्नौज का था, अखिलेश यादव वहाँ से 3 बार सांसद रहे हैं, कन्नौज से उनका पुराना नाता है। सरकार के नाम बदलो अभियान की उन्होंने इसी बहाने थोड़ा सा चुटकी भी ले ली। लेकिन ये बात हंसी मजाक की जरूर हो सकती है, लेकिन उस दुकानदार के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की ये अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि सब्जी की दुकान पर आप गांजा नहीं बेच सकते, सबसे बड़ी बात यह है। और जिसने ऐसा किया है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, हो सकता है पुलिस देर सवेर उसे गिरफ्तार भी कर ले। यूपी पुलिस के अधिकारी राकेश नायक एक बार फिर चर्चा में हैं। राकेश नायक का सबसे पहला नाम चर्चा में तब आया जब वो स्वरूप नगर कानपुर में सीओ थे और वहाँ पर उन्होंने ऐसी हरकत कर दी थी जिसके बाद वो पूरे देश भर में जाने गए। अब वो लखीमपुर में तैनात हैं और वहाँ निलंबित कर दिए गए हैं। वहाँ भी आरोप ऐसे मिलता जुलता है। पहले आपको बताएं कि स्वरूप नगर में जब राकेश नायक सीओ थे तो वहाँ पर एक ज्योति हत्याकांड हो गया था जो बहुत चर्चित था, और उसमें जो आरोपी युवक था बहुत बड़े परिवार का बेटा था, जिसको थाने के भीतर अपने ऑफिस में वो चूमते हुए उनको वीडियो वायरल हो गया था। बड़ी फजीहत हुई, सरकार ने भी बड़ी नाराज़गी जताई और पुलिस महकमा भी बड़ा शर्मसार हुआ कि उनका एक अधिकारी इस तरह से जो है किसी अपराधी को, जो आरोपी है, उसको चूम रहा है। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, तमाम छिद्रान्वेषण हुआ। लेकिन मामला आया गया हो गया, कई साल बीत गए। राकेश नायक लखनऊ में भी तैनात रहे, यहाँ भी कई सर्किल में सीओ रहे। उसके बाद वो चले गए लखीमपुर खीरी, वहाँ सीओ पलिया थे। वहाँ पर बताया जाता है, आरोप है कि एक महिला अफसर के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में उनको निलंबित किया गया है। हालांकि जो महिला अफसर हैं उन्होंने इस बात को खारिज किया है और कहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात छेड़छाड़ की शिकायत नहीं की है। ये जरूर है कि उनके साथ तालमेल का अभाव था, जिसकी शिकायत उन्होंने ऊपर उच्चाधिकारियों से की है। अब बदनामी दोनों तरफ हो रही है, राकेश नायक की ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये उनका दूसरा प्रकरण है, इससे पहले भी वो आए थे। बदनामी पुलिस की भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पुलिस अफसरों का संयम लगता है कि लॉकडाउन तक तो ठीक चला, उसके बाद टूट रहा है। चाहे देवरिया हो, चाहे पर यहाँ लखीमपुर हो, और तमाम सारे मामले आ रहे हैं। राकेश नायक राजपत्रित अफसर हैं, कल को एडिशनल एसपी बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एसपी बनेंगे। लेकिन उनके बारे में जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है, उससे उनके कैरियर को बहुत बड़ा डेंट भी लगा है। अधिकारी से जो हमारा समाज है, खासतौर से पुलिस के अफसरों से, वो उच्च कोटि के आचरण की उम्मीद करता है, क्योंकि वो लोगों को, अपराधियों को जो गलत काम करते हैं उनको दंड देने के लिए वो लोग बने हैं। वर्दी पहनी हुई है, और अगर वर्दी में किसी अधिकारी पर, किसी महिला के प्रति, किसी लड़के के प्रति इस तरह से बात आए कि कोई अश्लील हरकत हुई तो निश्चित ही शर्मनाक है। हालांकि सरकार ने राकेश नायक को निलंबित किया है। अब ये देखना होगा कि जो आरोप लगे थे उसमें कितनी सच्चाई है। लखनऊ के कमिश्नर पुलिस सुजीत पांडे बीमार हो गए तो उनको छुट्टी लेनी पड़ी और वो रेस्ट कर रहे हैं। उनके अनुपस्थिति में कहा गया कि साहब चार्ज एडीजी रेलवे संजय सिंघल को दे दिया जाए, और कहते हैं कि जैसे सिर मुड़ाया तैसे ओला पड़ना शुरू हो गया। अब बात यह हुई कि संजय सिंघल के नाम का ऐलान हुआ कि वो कार्यवाहक पुलिस आयुक्त लखनऊ के होंगे। सुजीत पांडे की अनुपस्थिति में वो लखनऊ पुलिस का काम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है और उस बैठक में चीफ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि साहब वो 3-4 बार मैं भी सुबह से फ़ोन कर चुका हूँ, संजय सिंघल वो अफसर हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। फ़ोन में क्या तकनीकी समस्या थी, या वो फ़ोन जानबूझकर नहीं उठा रहे थे, या क्या कारण था,
ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन संजय सिंघल चार्ज भी नहीं ले पाए थे कार्यवाहक पुलिस आयुक्त का, उससे पहले ये पूरा वायरल हो गया उनका ये वीडियो। अब चूंकि मुख्यमंत्री की मीटिंग का वीडियो है तो तहलका मचना स्वाभाविक था। सवाल ये खड़ा हुआ ये वीडियो लीक कैसे हुआ, किसने बनाया, और क्या अब सरकार इसकी जांच कराएगी? इस पर रहस्य बना हुआ है, चुप्पी है। 1993 बैच के आईपीएस अफसर संजय सिंघल ने तब तक कार्यवाहक आयुक्त का चार्ज संभाल लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की मीटिंग बहुत गोपनीय होती है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। वहां का वीडियो ऑडियो कैसे बाहर आ गया, लीक हो गया? क्या इसकी एसटीएफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे मामलों की एसटीएफ जांच करती है, लेकिन मामला सब ठंडे बस्ते के हवाले है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि सुजीत पांडे 10 दिन की छुट्टी पर हैं, बेड रेस्ट पर हैं, और 10 दिन बाद वो आकर अपना काम संभाल लेंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अच्छी बात है, सुजीत पांडे एक अच्छे अफसर हैं, ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति लखनऊ का कमिश्नर हो या होगा, सरकार को ऐसे अफसरों को जिसको सरकार खुद मानती है कि उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है, तो जनता की बात कौन सुनेगा? तो सरकार तय करे कि उसको या तो उसको सफाई देनी चाहिए कि नहीं, संजय सिंघल से बाद में बात हो गई, वो ऐसे अफसर नहीं थे, गलती से ऐसा हुआ, या सरकार ये कहे कि ठीक है, जो हमारा फोन नहीं उठाता आम जनता क्या उठाएगा, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान रहो। समाजवादी पार्टी या कहें समाजवादी परिवार में प्यार, मोहब्बत, तकरार, एकता, मिलन, ये सब शब्द खूब चलते हैं। और चलते इसलिए हैं क्योंकि चाचा और भतीजा शिवपाल और अखिलेश कभी मिलते हैं, शिवपाल अखिलेश के प्रति सम्मान दर्शाते हैं तो वो उनका पैर छूते हैं, तो तमाम सारी नई चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन पहली बार ये बात क्लियर हो चुकी है, अखिलेश यादव ने स्वीकार किया है, और ख़ास तौर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीकार किया है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर से ही चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव से कोई दूरी नहीं है, परिवार एक है। पार्टी का विलय होगा कि नहीं ये बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन इतना तय है कि शिवपाल यादव के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है, और शिवपाल ने जो स्नेह उनके प्रति इन दिनों दिखाया है। पहला वाकया लोहिया के कार्यालय का उद्घाटन, उससे पहले होली में मिलन के दौरान जो अखिलेश यादव ने सम्मान दिया पैर छू के उनको, और जो शिवपाल ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर कार्यालय के उद्घाटन में उनको आमंत्रित करना, फिर शिवपाल की सदस्यता को लेकर जो याचिका थी वो वापस लेना, कयास चल रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि शिवपाल यादव जसवंत नगर से ही चुनाव लड़ेंगे। अपनी पार्टी से चाहे तो लड़ें और चाहे तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ें। तो क्लियर है कि चाचा भतीजे के बीच की दूरियां घट गई हैं, खत्म हो गई हैं। ये मिलन का अब ऐलान होना बाकी है। विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे मिलन का ऐलान होगा। और अच्छी खबर दोनों दलों के लिए, समर्थकों के लिए यह है क्योंकि विकल्प उन दोनों ने खोल रखे हैं। चाहे तो एक परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़े और चाहे तो दोनों दल समझौता करके कुछ सीटों पर चुनाव लड़ें। विलय को लेकर क्लियरिटी नहीं है, लेकिन दिल मिल चुके हैं। सियासत में यह सबसे अहम होता है कि हाथ लोग मिलाते हैं, दिल नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर अब हाथ और दिल दोनों मिल चुके हैं। परिवार मिल रहा है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जन्मदिन पर भी एक दूसरे को बधाइयाँ दी गई हैं। तो उम्मीद ये कर रहे हैं दोनों दलों के लोग कि 2021 जब आएगा और चुनाव करीब आएगा, उस समय चाचा और भतीजा अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। और यही वजह है कि इसी बहाने वो चाहते हैं कि लॉकडाउन चलता रहे और वर्चुअल संवाद लोगों से बना रहे, मीडिया में भी माहौल बना रहे। इसके लिए समय समय पर बयान चलते रहते हैं। हालांकि अखिलेश और शिवपाल के मिलने में अब सिर्फ वक्त का इंतजार है, बाधा अब कोई नहीं दिखती।
कोरोना काल ने तमाम सारे अफसरों का अलग चरित्र प्रस्तुत किया है। बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह भी लगातार कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने जो खासतौर से बाहर से लोग आए, गाँव में जो लोग हैं जिनके पास काम नहीं था, उनके लिए काम की व्यवस्था की, अच्छी व्यवस्था की। लेकिन उनके काम से पहले उनके एक और अच्छे काम पर आते हैं जो ताज़ा ताज़ा है। डीएम साहब अपने एसपी को लेकर क्षेत्र के दौरे पर अक्सर जाते रहते हैं, उनके साथ अमला भी रहता है, उनके एडीएम भी रहते हैं, सीडीओ भी रहती हैं, तमाम सारे लोग। आजकल खेतों में धान की रोपाई चल रही है, काम करते हैं किसान। डीएम साहब को भी अच्छा लगा, गाड़ी रोक दी खेत में और उतर गए पैंट मोड़कर धान लगाने के लिए। और एसपी साहब जैसे तैयारी करके आए थे, बाकायदा नेकर और बाकायदा टी शर्ट पहन के वो तालाब में कीचड़ के कहा जाए तो घुसे। हालांकि एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया दोनों ने धान की रोपाई की खेत में किसानों के साथ। और जब रोपाई होती है तो गाना भी चलता है, देहातों में तो काफ़ी धान वान लगाते समय गाते हैं कृषक लोग। तो बड़ा अच्छा और सुनहरा माहौल रहा और मौसम रहा, उसका जिलाधिकारी ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। उनके साथ गए कुछ अधिकारी हालांकि दूर खड़े रहे, उनको कीचड़ से डर लगता रहा। लेकिन आदर्श सिंह ने इससे पहले फतेहपुर ब्लॉक में जो कल्याणी नदी जिसका अस्तित्व खत्म हो गया था, उसका पुनरुद्धार कराया। आज उस नदी में पानी है जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी ज़मीन पर सारे पाटों पर कब्जा था। वहाँ 500 मजदूरों को रोज़ लगाकर उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया और कल्याणी नदी आज पानी उसमें बह रहा है। तो धान की रोपाई करके डीएम ने एक और आदर्श प्रस्तुत किया है। जिलाधिकारी खाली इसलिए नहीं होते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े अमलों के साथ बड़े बड़े बंगलों में घूमे और उनके जूते में मिट्टी की एक छींट भी न लगे। अच्छी बात है, एक नया उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में इस तरह से बहुत सारे अफसर हैं जो आदर्श सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, शायद लोगों की नज़र में नहीं आते, लेकिन डीएम और एसपी जिन्होंने ये काम किया है उनकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार की मंशा भी यही है कि सरकार की योजना एक तो अंतिम आदमी तक पहुंचे, दूसरा जो आम आदमी किसान है, गांव का आदमी, वो महसूस करे कि सरकार हमारे साथ है। अधिकारी हमारे दर्द को, दुख को जाने, हमारे बीच आए। तो ये एक अच्छा वातावरण तैयार किया है अफसरों ने और निश्चित ही इसके लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए और उनकी काम की सराहना होनी चाहिए। तो बाराबंकी डीएम आदर्श सिंह के इस आदर्श काम के साथ ही समाप्त करते हैं इस बार का पावर सेंटर। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हम आप